हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे कृषि के बारे में। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें गुरप्रीत, मधु और टीना की कहानी बताई जा रही है। इसमें गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए लेकर जाया जाएगा। तो फिर आगे दिया है कि पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। यानी पहले तो होगी प्राथमिक, दूसरा हो गया द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। यानी 3 क्रिया में हमने इसे बांटा। किस प्रकार से प्राथमिक में हमने गेहूं उत्पादन किया, द्वितीयक में आटा बनाया, फिर उसे ब्रेड या फिर हम तैयार कर रहे हैं, और तृतीयक यानी उसको किस प्रकार से परिवहन द्वारा उन बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है जहां से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जहां पे ब्रेड की डिमांड है, जहां पे बिस्किट की डिमांड है। तो इस प्रकार से हम 3 क्रियाएं देखने को मिल रहा है आर्थिक क्रियाओं में। आइए सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या है। इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से। यानी प्रत्यक्ष रूप से इनमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करते हैं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, और उसका हम कहें कि प्रकृति से जो भी संसाधन है उसका निष्कर्षण कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम खनन द्वारा या आखेट द्वारा या संग्रहण द्वारा, जिस विधि से भी हम प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। इसके आगे दिया है कृषि जो है, मत्स्यन और संग्रहण, इनके अच्छे उदाहरण है प्राथमिक क्रियाकलाप के, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण, प्रसंस्करण यानी इन संसाधनों का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत इस्पात विनिर्माण, इस्पात बनाया हमने, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, और इन क्रियाओं के उदाहरण यानी हमने मान लीजिए कि प्राथमिक क्रियाओं में हमने क्या किया, गेहूं उत्पन्न किया, मछली पकड़ा, खनिज खनिज वो क्या कहते खुदाई करके हमने लौह अयस्क निकाले। द्वितीय में लौह अयस्क को हमने इस्पात विनिर्माण किया, और फिर उसको क्या होगा, तृतीयक में क्या होगा कि उसके बाद फिर जो इस्पात है जहाँ पे मांग होगा वहां पे इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए उसका परिवहन द्वारा पहुंचाया जाएगा। देखिए तृतीय क्रियाएं हैं, इसमें क्या है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के सेवा कार्यों का सहयोग प्रदान करती हैं तृतीय क्रियाएं। जैसे कि इसमें यातायात देती हैं, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सारी चीजें क्या है, तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। आगे देखिए जो कृषि है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक भी क्या है, कृषि कार्यों पे ही निर्भर है। अनुकूल, जहाँ स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यानी ये सारी चीजें, स्थलाकृति का मतलब वही समतल धरातल हो, वहां पे मिट्टी अच्छी हो, जलवायु भी उपयुक्त हो, वर्षा युक्त हो, धूप भी हो, ये सारी चीजें इस प्रकार की जलवायु हो तो वो काफी अनुकूल होगा कृषि कार्य के लिए। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वो कहलाएगा कृषिगत भूमि, उसे हम कहेंगे। और कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ पे फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। यानी ये सारे उपयुक्त कारक जहाँ पे विद्यमान है। अब पठारी क्षेत्रों में तो हम नहीं कह सकते हैं कि कृषि कार्य करना संभव है, किया जा सकता है। जैसे देखिए इस चित्र में कृषि भूमि का विश्व वितरण दिखा रहा है। जिस तरह भारत में हम देखते हैं, ये भारत का क्षेत्र हो गया, चीन का भी इधर हुआंगो, सिक्किंग नदियों का क्षेत्र हो गया। यानी जो भी कृषि कार्य हमें अधिकांशतः देखने को मिलता है वो नदी घाटियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ पे हम अमेरिका में देखते हैं मिसिसिपी और मिसौरी की सहायक नदियां इसमें आकर वो गिरती है अटलांटिक महासागर या कहीं यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में। तो यहाँ पे भी ये जो नदी घाटियां हैं इनमें हमें विशेष रूप से कृषि क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यानी इसमें जो भी हरे भाग से दिखाए गए ये सारे महाद्वीपों में ये सब के हैं, ये कृषिगत भूमि है। यानी इन सब क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। देखिए आइए हम इसमें देखते हैं, जैसे दिया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम मृदा की जुताई करेंगे, फसलों को उगाते हैं। उसके अंतर्गत पशुपालन का विज्ञान एवं कला है और इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम ये सारी चीजें करेंगे। एक आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हम करते हैं रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन करते हैं। इसके लिए हम रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करते हैं। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। यानी रेशम के कीट यानी शहतूत के पेड़ लगाते हैं, उस पे रेशम के कीड़े पालते हैं, और कीड़ों द्वारा जो कहें कि प्राकृतिक रूप से जो
रेशम उत्पन्न किया जाता है, उसे हम इकट्ठा करके उससे हम रेशम उत्पादन करते हैं। आगे दिया है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या किया जाता है, इसमें हम मुख्य रूप से इसके अंतर्गत मछली का उत्पादन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है विभिन्न तालाबों, पोखरों में, जलाशयों में। विटीकल्चर जो है, विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। हॉर्टिकल्चर, इसमें हम वाणिज्यिक उपयोग के लिए, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम सब्जियों, फूलों और फलों को उगाते हैं। तो इस प्रकार की सारे कहेंगे कृषि एग्रीकल्चर के ये सब विविध प्रकार हैं, किसी में रेशम उत्पादन, किसी में मछली, किसी में विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूरों की खेती, तो किसी में हम सब्जियों, फूल फलों की खेती करते हैं। ये सारे एक विशेष प्रकार के कृषि है। कृषि तंत्र क्या है? कृषि तंत्र में देखिए दिया है कि कृषि या खेती जो है एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। इसमें जुताई, बुआई, ये सारी क्रियाएं के साथ साथ इसमें हम सिंचाई, निराई, कटाई, कुछ ये सारी संक्रियाएं हैं। और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। आगे हम देखते हैं कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति यानी देखिए ये है सारी पद्धतियां हैं। पहले जुताई, फिर बुआई, फिर छिड़काव, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। एक तो कीटनाशक होता है, खरपतवार नाशक होता है, यानी इसमें जो अनुपयुक्त जो कि घासें उगाती है उनको नष्ट करने के लिए हम ये सारे छिड़काव करते हैं। यदि है भौतिक या मानवीय कृषि निवेश, तो भौतिक और मानवीय कृषि निवेश यानी जैसे कि भौतिक निवेश में हो गया वर्षा, मृदा ढलान, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सारे भौतिक निवेश हो गए। उसमें हम ऐसी चीजें शामिल करते हैं, तो ये हो गया हमारे भौतिक निवेश। मानवीय निवेश के अंतर्गत देख रहे हैं हम इसका भंडारण कैसे करेंगे। श्रम लगता है, श्रम मानवीय है। जो जिस प्रकार के हम मशीनों का प्रयोग करते हैं ये हमारे हो गए मानवीय निवेश। जिस प्रकार के रसायन, खादें, ये सारी चीजें डालते हैं ये हो गए मानवीय निवेश। तो इस प्रकार से हम देखें तो कृषि में दो प्रकार का निवेश शामिल है, एक तो है भौतिक निवेश और मानवीय निवेश। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि कार्य के लिए। यदि दोनों का अभाव है तो कृषि कार्य संभव नहीं है। नहीं जैसे भौतिक दशाएं बिल्कुल उपयुक्त है, अनुकूल है, लेकिन हमारे पास यदि मानवीय निवेश भी नहीं है, तो मानव श्रम नहीं कर रहा है, वो उसमें बीज नहीं डालेगा, मशीनों का प्रयोग करके उसको जुताई नहीं करेगा, बुआई नहीं करेगा, तो फिर कृषि कार्य वहां पे संभव नहीं है। तो दोनों बिल्कुल निवेश आवश्यक है। आइए देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार देखने से पहले इस रोचक तथ्य को देखते हैं। देखिए ये दिया है कि रोचक तथ्य में कि जैसे जैविक कृषि क्या है। तो इस प्रकार की कृषि में हम क्या करते हैं, जो रासायनिक खाद है इसके स्थानों पे हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण इसमें नहीं किया जाता है। ये हो गया हमारा जैविक कृषि, जिसमें हम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार के अंतर्गत देखिए विश्व में जो कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है उसमें भौगोलिक दशाएं होती हैं, उत्पाद की मांग कितना है और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर क्या है, वहां पे किस प्रकार के लेबर कितना उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी कितना डेवलपमेंट हुआ है। इस आधार पर कृषि को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो हो गया निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्य कृषि। आइए एक एक करके देखते हैं निर्वाह कृषि क्या है। देखिए इस प्रकार की कृषि जो होती है ना, इसमें कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। पारंपरिक रूप से देखें तो इसमें कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः हम गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी निर्वहन भी है तो इसमें गहन व आदिम। तो गहन किसे कहेंगे, देखिए गहन के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि इसमें किसान एक छोटे भूखंड पे साधारण औजार सामान्य जो प्रकार के उनके पास उपलब्ध रहते हैं और अधिक श्रम लगा करके खेती करता है। छोटा भूखंड रहता है लेकिन और औजार भी साधारण रहते हैं और श्रम क्या होता है, अधिक होता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित होती है। गहन निर्वाह इस प्रकार के गहन निर्वाह कृषि। आदिम कृषि क्या है, तो आदिम कृषि में क्या होगा, जो आदिम कृषि होती है इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। यानी कृषि स्थानांतरित मतलब बदल बदल के खेतों में लोग अलग अलग स्थानों पे कार्य करते हैं, कुछ समय उस पे कृषि कार्य करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर दूसरे स्थान चले जाते हैं। इस प्रकार से स्थानांतरित होते रहते हैं।
जलवासी पशुचारण यानी जो पशुओं का मौसम के अनुसार वो उनका जीवन रहता है, मौसम अनुसार एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पे वो भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार से देखने को मिलेगा हमें जलवासी पशुचारण। आगे दे रहा है स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि जो हमें देखने को मिलेगा अमेजन बेसिन, जो अमेजन नदी है उसका जो बेसिन क्षेत्र वहाँ पे सघन वन क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में भी प्रचलित है और ये भारी वर्षा, वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन के वाले क्षेत्र होते हैं। भारी वर्षा होने के कारण वनस्पति बहुत तेजी से वहाँ पे पनपते हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और उसके बाद उसमें मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। भूमि की जो उर्वरता होती है इसके समाप्ति के बाद पुनः उस भूमि को छोड़कर वो एक दूसरे नए भूखंड पे चले जाते हैं। तो इसी प्रकार की कृषि को, इस स्थानांतरित कृषि को हम एक और नाम से जानते हैं या एक और नाम से संबोधित करते हैं, इसे हम कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन। जो जलवासी पशुचारण है इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए जो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश हैं इसमें मध्य एशिया हो गया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है इस प्रकार की कृषि जलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि जो पशुचारक होते हैं अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं और इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः इसमें जो पशुओं की बात करें तो इसमें भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य भी उत्पाद उपलब्ध कराते रहते हैं जलवासी पशुचारण में। आगे देखते हैं हम वाणिज्यिक कृषि। देखिए वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि जो फसल होती है, फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसे विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। यानी जब वाणिज्यिक कृषि के लिए हमें बहुत बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें इस तरह से वाणिज्यिक कृषि किया जाता है और अधिकांशतः जो भी कार्य होते हैं इसमें मशीनों के द्वारा किए जाएंगे। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्र कृषि और रोपड़ कृषि भी शामिल है। इस प्रकार से हम वाणिज्यिक कृषि को 3 भागों में बांट सकते हैं कि एक में तो हम वाणिज्यिक अनाज उत्पन्न करेंगे व्यापार के लिए, दूसरे में होता है मिश्रित कृषि और एक होता है रोपड़ कृषि, यानी रोपड़ जो फसलें होती है उनको उगाया जाता है, पौधे। तो देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि में हम पहले देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, इसका उद्देश्य है, वाणिज्यिक उद्देश्य जो होता है वाणिज्यिक अनाज कृषि फसलों में, तो इसमें जो होता है गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के ये शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। ये अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। एक फसल का बहुत अधिक कहेंगे क्षेत्रफल पर उनका उगाया जाना देखने को मिलता है। मिश्र कृषि जो है, मिश्र कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह जो है यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है मिश्रित कृषि कार्य। देखिए रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि में क्या किया जाता है, रोपड़ कृषि के अंतर्गत रोपड़ कृषि भी एक वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार हो गया। इसमें हमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, इन सब प्रकार की फसलें या कहें कि जैसे वृक्षों वाले पौधे होते हैं या जिनका रोपाई करके इनको लगाया जाता है, तो रोपड़ कृषि के अंतर्गत हम इन प्रकार के वृक्षों का खेती देखते हैं जिसके अंतर्गत हम चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला उत्पादन करते हैं। इसमें बड़े पैमाने पे हमें श्रम और पूंजी की इसमें भी आवश्यकता पड़ेगी। उत्पादित जो है उत्पादों का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता है, क्योंकि यदि परिवहन जाल का विकास नहीं है तो इस प्रकार के फसलों का, इस प्रकार के उत्पादों का हम व्यापार कैसे करेंगे। जो रोपड़ कृषि है इसके मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। देख रहे हैं हम कि रोपड़ कृषि के अंदर इस प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं। तो इस प्रकार की फसलों के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता है, अधिक मात्रा में तापमान की आवश्यकता है। तो रोपड़ कृषि जो है अधिकांशतः उन्हीं क्षेत्र में होगा जहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश पाए जाते हैं। देखिए मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में देखें तो चाय, और भारत में भी दक्षिण जो राज्य उसमें भी कुछ भागों में रबड़ की कृषि की जाती है।
चाय, कहवा, कर्नाटक में कहवा, कॉफी की कृषि अधिक की जाती है। तो जहाँ पे इस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होगी तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रोपड़ कृषि। मुख्य फसलें देखें तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य क्या है, पेय फसलें। इसमें से चावल के बारे में देखते हैं। देखिए, जो चावल है विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। और विश्व में सभी लोगों द्वारा लगभग अधिकांश लोगों को जो पसंद होती है चावल होती है। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, वर्षा की आवश्यकता होती है इसके लिए। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, यानी चीका युक्त जलोढ़ मृदा होगी, उसमें हमें देखने को मिलेगा इसका उत्पादन। इसके साथ ही सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन जो है चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र का स्थान आता है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट की बात करें तो ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है। कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी, इसमें से ज्वार, बाजरा और रागी ये जो भारत के मुख्यतः भारत में उगाई जाने वाली फसलें हैं। इसके साथ साथ ये जो मिलेट्स के हैं मुख्य देश हैं नाइजीरिया, चीन, नाइजर, इसके अन्य उत्पादक देश भी हैं। मक्के की कृषि देखिए, मक्के की कृषि कर रहे महिलाएं। मक्का के यदि हम देखते हैं तो इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सूप अपवाहित उपजाऊ मृदा आवश्यकता होती है, यानी जल न रुके मृदा में। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में भी उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। देखिए यहाँ दिया है कि मक्का को कार्ने के नाम से भी जाना जाता है और विश्व में इसके विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां देखने को मिलेगी। मक्का कहीं सफेद, कहीं पीला, कहीं बिल्कुल मैरून कलर का, इस प्रकार से हम लोग के साइड देखने को मिलेगा पीला मक्का। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की रंगीन इसकी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। आगे हम कपास देखते हैं। देखिए, जो कपास होती है इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान इसके लिए भी चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए और 200 से मतलब 10 दिन इसे पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यानी इतना दिन इसे पाला रहित मिल गया तो काफी अच्छी फसल कपास की उत्पादन देखने को मिलेगा। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है, यानी कपास के लिए काली मिट्टी प्रमुख मानी जाती है और इसके साथ साथ जलोढ़ मृदा में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। देखिए, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपासी सूती वस्त्र के लिए प्रमुख कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। आगे हम पटसन देखते हैं। देखिए, पटसन में दिया है कि इसको क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा। इसे हम कहते हैं पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। यह जो है जो जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफी देखें तो कॉफी जो है इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी इसमें कॉफी में स्थान आता है। उत्पादन में कॉफी की कृषि भारत में कोलंबिया में भी की जाती है। देखिए, कॉफी के पौधों की खोज किसने की, इसके बारे में रोचक तथ्य जानते हैं। कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी था जो बकरी चराने वाला था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर वो परेशान था। एक दिन उसने क्या किया, उसने भी उस सदाहरित पौधे की जो फलियां थी, फलियों को चख कर देखा।
उन्हें जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को उसने बताया। तो इस तरह से क्या हुआ, कॉफी का खोज हुआ। चाय के बारे में देखते हैं। देखिए, चाय हम जानते हैं कि एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। समान रूप से कुछ कुछ वर्षा होती रही इसे, इस प्रकार की जलवायु इसे चाहिए। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा यानी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। यानी मंद ढाल होगा, यानी पानी क्या हो, बिल्कुल रिस कर फिर चला जाए, बहुत देर तक उसमें पानी इसकी जड़ों में रुक न पाए, ऐसी मृदा होनी चाहिए। और उस प्रकार का मंद ढाल होना चाहिए उस स्थल या धरातल का। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अधिक संख्या में श्रमिक होने चाहिए। कृषि का विकास देखें तो जो कृषि का विकास के संबंध में तो यह कृषि का विकास जो है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। और इसी दिशा में जो प्रयास होते हैं जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए, उसी को हम कहते हैं कृषि का विकास। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके कृषि का विकास हम कर सकते हैं। बोई जाने वाले फसलों की संख्या बढ़ा दें, सिंचाई सुविधाओं में हम सुधार कर दें, उर्वरक जो है या उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग करें। कृषि का मशीनीकरण भी है। और कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। तो कृषि के विकास में हम ये भी ध्यान देते हैं कि हम खाद्य सुरक्षा को बढ़ा सकें, खाद्य सुरक्षा संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ये सारे कृषि विकास के लक्ष्य हैं। कृषि का विकास देखें तो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका में के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों के कृषि के विषय में जाने। यानी कि विकसित देश और विकासशील देशों के फर्मों में क्या अंतर होता है। आइए देखते हैं पहले भारत का एक फर्म। जैसे हम लेते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला लिए हमने। तो गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर एक फर्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है और वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर में खरीदता है। उसकी भूमि भी उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं और चावल तो उगा ही लेता है और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से भी कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पे ट्रैक्टर लेता है। और यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से ही खेती करते हैं और जोतों की परंपरा विधि का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर तो है नहीं, बैल हैं तो बैलों का प्रयोग करते हैं। और समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह क्या करते हैं, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां एक सदस्य है। और सहकारी समिति उसके जो जानवर है, जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों, कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। और कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य भी उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी क्या करता है, वह बैंक या कृषि जो सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी ले लेता है। वो अपने उत्पाद को फिर निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं कि अभी नहीं बेचे। जैसे आलू है, आलू उत्पादन हुआ, फिर उनके भंडारण की कोई व्यवस्था है नहीं तो फिर सड़ने लगता है, फिर ऐसे बहुत सारे आलू नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाएंगे। फिर वो क्या करते हैं, कम दाम भी रहता है तो भी बेच देते हैं। फिर हाल के वर्षों में देखें तो सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। ये तो हो गया भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक फर्म की बात। अब हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फर्म। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में फर्म होते हैं, ये कैसे होते हैं, देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसत आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक जो फर्म होता है, फर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान
को होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। भारतीय किसान के पास हमने देखा मात्र 1.5 हेक्टेयर थी और उसके पास क्या है 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो अस्वस्थ हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता पूरा कर देंगे तभी उगाएगा। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं वहां पे, और समय समय पे वे मृदा के नमूनों को मृदा होती है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांचने के लिए भेज देते हैं कि मृदा में किन किन से पोषक तत्वों की कमी है, उपजाऊपन क्यों घट रहा है, क्या कारण है, कैसे इसको सही किया जाए। तो इस तरह प्रयोगशालाओं का भी प्रयोग करते हैं और ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है और यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद भी करता है कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा हमने पीड़क नाशकों का छिड़काव कर दिया तो कीड़ों के मरने के साथ साथ क्या होगा, वो फसलों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इतना मात्रा में न किया जाए। तो एक तरह से वैज्ञानिक जांच वो करते हैं। वो ट्रैक्टर और बीज बोने की मशीनों का प्रयोग करते हैं, ज्यादा श्रम का उपयोग नहीं करेंगे, उनके पास इतनी मशीनें भी होती हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं वो समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडारण में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं उनके जो अनाज होते हैं। तो उनके स्वचालित भी अन्न भंडार होते हैं जो कि भारतीय किसान के पास हमने नहीं देखा है, नहीं होता है। उनके पास 300 हेक्टेयर भूमि है, भारतीय किसान की हम तुलना करते भी देखे हैं 1.5 हेक्टेयर उसके पास था। इसी तरह से बहुत सारी भिन्नताएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि खेतीहर किसान की तरह। वो भी और अच्छी खासी इनकम भी उनकी होती है और एक व्यवसायी की तरह। भारतीय किसान तो मात्र एक किसान की तरह कार्य करते हैं। इनकी दशा दीनहीन, गरीब, आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ नहीं हो पाते। कृषि कार्य करके भी उनसे ही वो अपने जीवन की सभी जीवन की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते हैं कृषि करके भी। लेकिन जो हम कहें अमेरिकी किसान की बात करें तो वो कर लेता है सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।